Hello students, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita and welcome to lecture number 6, class number 6 of भारतीय न्याय संहिता, जहां पे हम BNS डिस्कस कर रहे हैं आपके अलग अलग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन नंबर 1 कल हमने स्टार्ट कर दिया था। आज की क्लास में हम सेक्शन नंबर 1 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, रिज्यूम करेंगे। ऑलराइट, सो बिफोर आई स्टार्ट, बेसिकली कल हमने अपना सेशन एंड किया था आफ्टर डिस्कसिंग सेक्शन नंबर 1 का क्लॉज नंबर 4, अगर आप सबको याद हो। ठीक है, तो बेसिकली दो क्लॉज कल हमने डिस्कस किए थे। एक था आपका क्लॉज नंबर 3, जिसमें मैंने आपको इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताया था, राइट। यानी कि भारत देश में हमने समझा था कि कोई भी पर्सन अगर अपराध करता है, कोई भी पर्सन अगर ऑफेंस करता है, फिर चाहे वो भारत देश का नागरिक हो या फिर चाहे वो भारत देश के बाहर का कोई पर्सन हो, उस पे लाइबिलिटी बनेगी ही बनेगी। वो पर्सन बीएनएस के अंदर में लाइबल माना जाएगा अगर इंडिया में किसी ने भी अपराध किया है। तो इंडिया के बाहर मैंने आपको बताया था, हमने जो सब क्लॉज नंबर 4 में डिस्कस किया था कि इंडिया के बाहर अपराध अगर होता है तो भी कुछ सिचुएशंस में हम भारतीय न्याय संहिता को एप्लीकेबल कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि अगर बाहर अपराध करने वाला पर्सन, ठीक है, जो एक्यूज्ड पर्सन है, वो अगर हमारे देश का निकलता है, वो अगर हमारी कंट्री का निकलता है, तो इंडिया के बाहर होने वाले अपराधों पर भी हम क्या कर सकते हैं, भारतीय न्याय संहिता लगा सकते हैं। इसका लॉजिक, इसका रीजन मैंने आपको यह दिया था कि इंडियन जब तक आप रहते हैं, इंडियन सिटीजन जब तक आप रहते हैं, आप पे इंडियन लॉज एप्लीकेबल रहते हैं, आपको इंडियन लॉज के अंडर में चलना पड़ता है। ठीक है, अब चाहे आप दुनिया में कहीं पे भी रहें, आप इंडिया के जो लॉज हैं उनके अंडर में हमेशा काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो चाहे आप इंडिया के बाहर भी अपराध क्यों ना करें, बिकॉज आप एक इंडियन सिटीजन हैं, आप पे इंडियन लॉज एप्लीकेबल होते हैं, तो उस लॉजिक से आपको बीएनएस के अंदर में भी पनिश किया जा सकता है। तो जब वो व्यक्ति जिसने बाहर अपराध किया है, जब वो व्यक्ति इंडिया लौट के आएगा, जहां हम उसको पकड़ेंगे वहां पे पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, उसका ट्रायल और उसका प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे कल हमने अपने सेशन को, अपनी क्लास को एंड किया था। आज हम बेसिकली रिज्यूम करने वाले हैं आपके सब क्लॉज नंबर 5 से। अब देखो, जो आपका सब क्लॉज नंबर 5 है, ये बेसिकली आपके सब क्लॉज नंबर 4 का एक एक्सटेंशन ही है। जैसे सब क्लॉज नंबर 4 में हमको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताया गया, सब क्लॉज नंबर 5 भी आपको वही बताता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ सिचुएशंस के साथ बताता है कि कैसे कैसे या कब कब, कह लीजिए, भारतीय न्याय संहिता भारत देश के बाहर भी एप्लीकेबल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें पहली चीज आपको यहां पे क्या दी गई है, जो मैंने कल आपको ऑलरेडी बताया कि भारतीय न्याय संहिता जो है ना, भारतीय न्याय संहिता के जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस हैं, वो अगर कोई भी अपराध एक इंडियन सिटीजन के द्वारा किया जाता है, यानी कि भारतीय नागरिक के द्वारा अगर कोई भी अपराध किया जाता है और वो अपराध अगर इंडिया के बाहर हुआ है, कहीं भी हुआ है, यूएसए में हुआ है, यूके में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, जर्मनी में हुआ है, जापान में हुआ है, चाइना में हुआ है, अगर इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर कोई भी अपराध करता है तो उस पे बीएनएस एप्लीकेबल होगा। मतलब उस पर्सन को हम बीएनएस में क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। ये पॉइंट कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है हमारा क्लॉज नंबर बी, ये आपको बताता है किसके बारे में, ये बताता है किसी शिप या किसी एयरक्राफ्ट के बारे में जो कि आपका इंडिया में रजिस्टर्ड है। देखिए, अगली बार आप कभी अगर फ्लाइट में ट्रैवल करें या अगली बार कभी आप किसी शिप या क्रूज वगैरह को देखें, तो एक चीज नोटिस करिएगा कि उस फ्लाइट पे या उस शिप पे या उस क्रूज पे इंडिया का झंडा लगा हुआ होता है, इंडिया का फ्लैग लगा हुआ होता है। जैसे अधिकतर फ्लाइट्स अगर आप देखेंगे इंडिया की, उस पे आपको इंडिया का फ्लैग लगा हुआ दिखाई देगा, है ना। तो बेसिकली वो इंडिया का फ्लैग क्या सिग्निफाई करता है, क्या शो करता है कि वो जो पर्टिकुलर प्लेन है या वो जो पर्टिकुलर फ्लाइट है या वो जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, वो रजिस्टर्ड कहां पे है, इंडिया में है। तो सिमिलरली जो भी आपकी पानी में चलने वाली बॉडीज होती हैं, चाहे आप शिप कह लो, चाहे आप वेसल कह लो, चाहे आप कोई क्रूज वगैरह कह लो, तो ये जो आपके वेसल्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी इंडिया में कहीं ना कहीं आपके रजिस्टर्ड माने जाते हैं, है ना। तो जो क्लॉज नंबर बी है आपका, ये कह रहा है कि अगर मान लो ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट का माध्यम है, यानी कि कोई शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है,
कोई वेसल है या कोई भी ऐसी चीज है ना, और उस पे अगर अपराध होता है, उस पे अगर अपराध किया जाता है, अब यहां पे अपराध देखो कोई भी करे, अगेन इस चीज में मत जाना, इस चीज में मत घुसना कि अपराध किसने किया है, अपराध किसके साथ किया गया है। अगर आपको यह दिख रहा है कि अपराध किसी शिप या एयरक्राफ्ट पे किया गया है, किसी प्लेन, किसी क्रूज, किसी वेसल पे किया गया है, और वो चीज अगर हमारे देश की रजिस्टर्ड है, वो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर हमारे देश में रजिस्टर्ड है, उस पे इंडिया का झंडा लगा हुआ है, ठीक है, तो नो मैटर वेयर दैट शिप और एयरक्राफ्ट इज लोकेटेड इन द वर्ल्ड, चाहे वो शिप या एयरक्राफ्ट दुनिया में कहीं पे भी क्यों ना हो, चाहे वो चाइना के अंडर में हो, चाहे वो यूके में हो, चाहे वो यूएसए में हो, क्योंकि वो हमारे देश में रजिस्टर्ड है, और उस एयरक्राफ्ट या उस शिप के ऊपर अगर अपराध किया गया है, तो ज्यूरिसडिक्शन किसका बैठेगा? भारतीय न्याय संहिता का बैठेगा। यानी कि अपराध करने वाले पर्सन को हम क्या कर सकते हैं? भारतीय न्याय संहिता में पनिश कर सकते हैं। तो क्लॉज नंबर बी पे आपको सेम लॉजिक अप्लाई करना है जो हमने क्लॉज नंबर 3 में अप्लाई किया है। क्लॉज नंबर 3 में हमने यही पढ़ा था ना, क्लॉज नंबर 3 में हमने यही डिस्कस किया था कि भाई इंडिया के अंदर कोई भी अपराध करे, किसी के भी साथ अपराध किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली अगर हमारे देश का कोई शिप है, अगर हमारे देश का कोई एयरक्राफ्ट है, उस पर कोई भी अपराध करे और किसी के भी साथ अपराध किया जाए, डज नॉट मैटर, वो शिप, वो एयरक्राफ्ट हमारी टेरिटरी माना जाता है, वो इंडिया की टेरिटरी माना जाता है, वो इंडिया का जुरिस्डिक्शन माना जाता है। तो उस पर जो भी व्यक्ति अपराध करेगा उसे हम क्या कर सकते हैं? भारतीय न्याय संहिता के अंदर में पनिश कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लॉज नंबर बी के अंदर में बताया गया है। अब आ जाइए यहां पे क्लॉज नंबर सी पे। अच्छा, क्लॉज नंबर सी जो है ना, ये आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा, ये आपने कई बार खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा, जो मैं आपको क्लॉज नंबर सी में बताने जा रही हूं। राइट, देखिए बीच में कई बार ऐसा हुआ था, बीच में कई बार ऐसा एक फेज आया था इंडिया में, अब तो मुझे पता नहीं अभी भी होता है या नहीं होता है, बट बीच में एक फेज आया था इंडिया में जहां पे लोगों के मोबाइल फोन्स पे अलग अलग इंटरनेशनल नंबर से स्पैम फ्रॉड कॉल्स आने लग गए थे। कहीं आपके पास इंडोनेशिया से कॉल आ रहा है, किसी के पास जकार्ता से कॉल आ रहा है, किसी के पास यहाँ पे जो है वियतनाम से कॉल आ रहा है, ऐसे अलग अलग इंटरनेशनल नंबर से आपके पास कॉल आने लग गए थे, जो कि बेसिकली स्कैम वाले कॉल्स थे, फ्रॉड वाले कॉल्स थे, उनको आप साइबर फ्रॉड वाला कह सकते हो। साइबर फ्रॉड वाले कॉल्स आते थे वो सारे, चाहे व्हाट्सएप पे आए, चाहे नॉर्मल कॉल्स पे आए, कुछ नहीं, मतलब आपसे फोन करके बातचीत वगैरह करेंगे, आपको कुछ पट्टी वगैरह पढ़ाएंगे और आपका बैंक का खाता खाली कर देंगे, आपका बैंक अकाउंट एम्प्टी कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमें नहीं पता, क्योंकि उस पे मोबाइल फोन पे तो यही लिखा आता था कि दिस इज अ इंटरनेशनल कॉल। अब हमें नहीं पता कि वो लोग इंडिया में बैठ के ही हमें इंटरनेशनल कॉल कर रहे हैं यूजिंग सम टेक्नोलॉजी। ठीक है, या फिर हो सकता है कि सच में ये लोग बाहर किसी दूसरे देश में बैठ के इंडिया के लोगों को टारगेट करते हैं, उनके साथ साइबर फ्रॉड करने के लिए, उनके साथ साइबर स्कैम करने के लिए। तो मान लो कि ये जो भी पर्सन तुमको स्कैम कर रहा है, तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा है, वो इंडिया में नहीं है, वो इंडिया के बाहर कहीं बैठा है। मान लो सच में कोई तुमको मलेशिया, सिंगापुर या वियतनाम से बैठ के क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है और तुमको ठगने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, और वो सक्सेसफुल हो भी जाता है। ठीक है, उसने बेसिकली तुमको कुछ पट्टी वगैरह पढ़ाई, उसने कोई लिंक वगैरह तुम्हारे फोन पे भेजी, और सरकार के 100 बार मना करने के बावजूद भी कि अनजानी लिंक्स पे मत क्लिक किया करो, तुमने फिर भी उस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया और तुम्हारे बैंक खाते से पैसे यहां पे कट गए। अब यहां पे हुआ क्या है, एक बात समझना, यहां पे हुआ क्या है कि जो अपराध का असर है, जो ऑफेंस का इफेक्ट है, वो तो इंडिया में निकल के आया है, क्योंकि अपराध आपके साथ इंडिया में हुआ है, आप भारत देश में बैठे हैं जहां पे अपराध आपके साथ हुआ है, आपके साथ चीटिंग कर ली गई है, आपके साथ फ्रॉड कर लिया गया है। लेकिन जो अपराध करने वाला पर्सन है, यानी कि हमारा एक्यूज्ड है, ठीक है, ये तो आउटसाइड इंडिया बैठा हुआ है, ये तो कहीं बाहर बैठा हुआ है, ये तो कहीं कहीं दूसरे देश के अंदर में बैठा हुआ है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? क्या हम यहां पे भारतीय न्याय संहिता लगा सकते हैं? क्या हम इस पर्सन को भारतीय न्याय संहिता में पनिश कर सकते हैं? भले ही ये चाहे इंडियन सिटीजन ही हो, कोई जो बाहर से बैठ के तुमको टारगेट कर रहा है, या चाहे ये किसी दूसरे देश का नागरिक हो। तो क्लॉज नंबर सी आपको इस बात का जवाब देता है कि यस, आप इस पर्सन को भी क्या कर सकते हैं? भारतीय न्याय संहिता में पनिश कर सकते हैं।
अब यहां पे हम भारतीय न्याय संहिता क्यों एप्लीकेबल कर रहे हैं? हम इसलिए एप्लीकेबल कर रहे हैं क्योंकि अपराध करने वाला, ऑफेंस करने वाला बेशक इंडिया में नहीं है, वो इंडिया के बाहर बैठ के ऑपरेट कर रहा है, लेकिन अपराध हो किसके साथ रहा है? इंडियन सिटीजन के साथ हो रहा है। अपराध का असर, अपराध का इफेक्ट आपको कहां देखने को मिल रहा है? इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो उस लॉजिक से हमारे लिए क्या है कि भाई बात तो सिंपल ये हो गई ना कि हमारे देश में अपराध हुआ है, हमारे देश के अंदर में ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है। अब बेशक वो इंडिया के बाहर से किया गया है, डज नॉट मैटर, हम उस पर्सन को भी क्या कर सकते हैं? भारतीय न्याय संहिता के अंदर में पनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्लॉज नंबर सी आपको यही कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है, अगेन देखो एनी पर्सन वर्ड यूज किया गया है, ये जो पर्सन है, चाहे आपके भारत देश का कोई पर्सन हो, चाहे दूसरे देश का कोई पर्सन हो, ये पर्सन अगर इंडिया के बाहर बैठ के, मान लो मलेशिया में बैठा है, सिंगापुर में बैठा है, वियतनाम में बैठा है, किसी दूसरे देश के अंदर में बैठा है, किसी दूसरे देश में बैठ के अगर ये अपराध करता है, ठीक है, अपराध कहां कर रहा है? इंडिया में कर रहा है, बाहर की कंट्री में बैठ के, ठीक है। क्योंकि अपराध करने के लिए ये बेसिकली तुमको टारगेट कर रहा है, तुम्हारे मोबाइल फोन को इसने टारगेट किया, तुम्हारे जो है तुम्हारे कंप्यूटर को इसने टारगेट किया, तुम्हारे बैंक को इसने टारगेट किया। तो बाहर बैठ के वो अपराध कर रहा है, लेकिन टारगेट तुमको कर रहा है जो आदमी इंडिया में बैठा है। और अपराध का असर भी कहां निकल के आ रहा है? इंडिया में आ रहा है। इंडिया में तुम्हारे साथ चीटिंग हो गई, इंडिया में तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया यहां पे। तो कंप्यूटर नेटवर्क मतलब साइबर सेल, जो आपके साइबर फ्रॉड होते हैं, यहां पे साइबर सेल के केसेस होते हैं। तो साइबर फ्रॉड का अगर कोई भी अपराध आपके साथ किया गया है, भले बाहर से बैठ के कोई पर्सन कर रहा हो, लेकिन अपराध आपके साथ इंडिया में हुआ है, तो वहां पे भी हम क्या अप्लाई करेंगे? भारतीय न्याय संहिता अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पे एक इलस्ट्रेशन भी आपको प्रोवाइड किया गया है। जैसे ये वही इलस्ट्रेशन है जो मैं आपको बता रही थी, जो हमने सब क्लॉज नंबर 4 और 5 में डिस्कस किया है कि ये एक सिटीजन है, इंडिया का नागरिक है, भारतीय नागरिक है, ये बाहर के देश में क्या करता है? मर्डर करके आता है। अब अभी तो बेसिकली क्या है, इसने बाहर के देश में मर्डर किया है, बाहर के देश में इसने अपराध किया है, ठीक है। तो अभी तो बाहर के देश वाले जो करेंगे सो करेंगे इसके साथ, लेकिन क्योंकि ये इंडिया का नागरिक है, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो बेशक इसने मर्डर बाहर किया है, किसी दूसरी कंट्री में किया है, लेकिन क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है, इस पे भारतीय न्याय संहिता एप्लीकेबल होता है। और भारतीय न्याय संहिता में भी मर्डर क्या दिया है? एज अ पनिशेबल ऑफेंस यहां पे दिया है। मतलब हम ए को भारतीय न्याय संहिता में पनिश कर सकते हैं। हम ये आउटसाइड इंडिया हुए मर्डर के अपराध पर भारतीय न्याय संहिता को अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी तो ए बाहर है, उसने बाहर मर्डर किया है, लेकिन जब ए वापस आएगा इंडिया लौट के, जहां हम इंडिया में उसको पकड़ेंगे, जहां हम उसको प्रोसिक्यूट करेंगे, जहां वो गिल्टी पाया जाएगा, वहां पे उठा के उसको जेल में डाल दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 1 सबको क्लियर हो गया? इंडियन सिटीजन नहीं है तो भी यस, सेक्शन नंबर 1 क्लियर है। इसमें अगर आपका कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए, यू हैव 2 मिनट्स। जब भेजेगा, ठीक है, जब भेजेगा, वैसे तो इसमें इंटरनेशनल लॉ में दिक्कत आती है नीलेश, इन चीजों में नहीं भेजते हैं वो आसानी से अगर हमारा एयरक्राफ्ट या शिप होगा, लेकिन अगेन हमें वो पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉ में दिया हुआ है। तो लॉ के हिसाब से भाई हमारा एयरक्राफ्ट, हमारा शिप दुनिया में कहीं पर भी हो, ठीक है, दुनिया में कहीं पर भी लोकेटेड हो, उस पर अगर कोई अपराध हुआ है तो हमारा जुरिस्डिक्शन बैठेगा, हम अपराधी को पनिश करेंगे अंडर भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 2 के ऊपर। सेक्शन नंबर 2 में आपको ये पूरा बेसिकली आपका क्या है, ये पूरा जो है आपका यहां पे डेफिनेशन क्लॉज है, ठीक है। सेक्शन 2 में आपको भर भर के डेफिनेशंस यहां पे प्रोवाइड की गई हैं, डेफिनेशंस आपकी यहां पे इंपॉर्टेंट हैं। अब एक अच्छी बात ये की गई है, अगर हम आईपीसी से कंपेयर करें और भारतीय न्याय संहिता को हम कंपेयर करें, ठीक है,
तो आईपीसी में डेफिनेशंस थोड़ी सी हैफजार्ड तरीके से आपको दी गई थी, है ना, इधर उधर दी गई थी, कोई सीक्वेंस नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में जो डेफिनेशंस हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको दी गई हैं। पहले सारी ए वाली डेफिनेशंस, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। तो अब एटलीस्ट ये है कि आपको सेक्शन नंबर याद रखने में, या ऐसा कह लो क्लॉज नंबर याद रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप थोड़ा लॉजिकली भी दिमाग लगा के सोच सकते हो कि अच्छा ये वाली डेफिनेशन स्टार्टिंग में दी होगी या ये वाली डेफिनेशन एंड में दी होगी, क्योंकि अल्फाबेटिकली डेफिनेशंस हैव बीन अरेंज्ड। सबसे पहली जो डेफिनेशन है आपकी यहां पे वो है एक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, एक्ट की डेफिनेशन। अब यहां पे देखो, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे पढ़ते हैं, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पे पढ़ते मतलब बेयर एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहां पे पढ़ते हैं, तो इन्होंने बेसिकली आपको कहा है कि एक्ट डज नॉट मीन अ सिंगल एक्ट, ठीक है, इट कैन ऑल्सो मीन अ सीरीज ऑफ एक्ट। ये बेयर एक्ट की डेफिनेशन है। लेकिन हम इसको अब एक सिंपल एग्जांपल से यहां पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, मान लो यहां पे कि ए है, ए ने क्या करा, ए ने बी पर्सन का यहां पे मर्डर किया। ठीक है, ए ने बी पर्सन का यहां पे मर्डर किया। अच्छा, एक चीज जो आप सबको लॉजिकली पता भी होनी चाहिए इंडिया में क्रिमिनल केसेस के बारे में, कि जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, उस इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है, चार्जेस को फ्रेम किया जाता है, या जब भी उसके ऊपर कोर्ट में केस या मुकदमा वगैरह चलता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी एक आदमी पे एक ही धारा के अंदर में या एक ही सेक्शन के अंदर में केस चल रहा। केस मल्टीपल सेक्शंस के अंदर में एक साथ चलता है, क्योंकि बहुत रेयरली शायद ऐसा होता होगा, मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं, बहुत रेयरली कभी ऐसा होता होगा किसी आदमी ने भारतीय न्याय संहिता या आईपीसी की किसी एक ही धारा में अपराध किया है। क्योंकि तुम जाते तो हो एक अपराध करने के लिए, लेकिन जाने अनजाने में तुम बाकी किसी ना किसी और सेक्शन के अंदर में भी ऑफेंस अपराध करके आ जाते। जैसे यहां पे हम एक एग्जांपल लें, ए जो है वो बी का मर्डर करना चाहता है, ए बी की डेथ कॉज करना चाहता है। ए का प्लान सिंपल सा ये है कि रात के समय पे बी के घर में जाना है, जब बी सो रहा होगा, बी के घर में एंट्री करनी है और बी को सोते सोते जान से मार के आ जाना है और चुपचाप आके अपने घर पे वापस सो जाना है, ताकि कोई देखे ना, किसी को पता ना चले। अब यहां पे ए जब बी के घर में एंट्री करेगा, अब सीधी सी बात है कि बी कोई दरवाजा खोल के उसका इंतजार तो कर नहीं रहा होगा कि आइए सर मर्डर कर जाइए मेरा आके। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए ने गलत तरीके से या फोर्सफुल तरीके से बी के घर में एंट्री ली होगी। तुम हो सकता है दीवार टाप के गए होगे, तुम हो सकता है छत टाप के गए हो गए, या तुमने जबरदस्ती ताला वगैरह तोड़ा होगा, तुमने जबरदस्ती खिड़की वगैरह तोड़ी होगी, मतलब कोई भी फोर्सफुल एंट्री हो सकता है तुमने की होगी। या हो सकता है तुम अगर बी को बहुत अच्छे से जानते हो तो तुम्हें पता है कि बी अपने घर की चाबी कहां रखता है, तो वहां से तुमने चोरी छुपे चाबी निकाल के जो है बी के घर में तुम अंदर घुस गए। तो मतलब ये जो तुम गलत तरीके से बी के घर में घुस रहे हो, ये अपने आप में एक अपराध बन जाता है। ये बेसिकली आपका हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस बन जाता है, ये आपका यहां पे क्रिमिनल ट्रेसपास का अपराध बन जाता है, राइट। अब आप चलो बी के घर में गए, आपने बी के घर में जाके क्या करा, आपने बी का मर्डर कर दिया। अब आप मर्डर करके जब वहां से निकल रहे थे, जब आप मर्डर करके वापस निकल रहे थे, तो आपने वहां पे क्या करा, तुमने थोड़ी क्लीनिंग वगैरह भी कर दी कि पुलिस को वहां पे छानबीन में, इन्वेस्टिगेशन में घर में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स ना मिल जाएं। तो बेसिकली हम एक तरीके से कह सकते हैं तुमने एविडेंसेस को गायब करने की कोशिश की। इनफैक्ट जो तुमने हथियार यूज किया था बी का मर्डर करने के लिए, वो हथियार भी तुमने छुपा दिया, तुमने अपने कपड़े भी बदल लिए, तुमने उनको भी कहीं पे जाके डिस्पोज कर दिया कि किसी भी तरीके से ये ट्रेस ना किया जा सके कि तुमने ही जाके बी पर्सन का क्या किया है, मर्डर यहां पे किया है, राइट। अब आप यहां पे देख रहे हो कि एक अपराध करने के लिए, ठीक है, एक अपराध करने के लिए, ये एक एक्ट करने के लिए और कितने सारे एक्ट्स आपको यहां पे करने पड़ गए, और कितने सारे अपराध आप जाने अनजाने में यहां पे कर गए। हाउस ब्रेकिंग भी तुमने कर दी, क्रिमिनल ट्रेसपास भी तुमने यहां पे कर दिया, एविडेंसेस को भी तुमने यहां पे गायब कर दिया, उसकी अलग धारा तुम्हारे ऊपर यहां पे लग जाएगी। और आगे हमको नहीं पता, ठीक है, आगे ना जाने पता नहीं ए और क्या क्या अपराध कर दे अपने आप को पुलिस से यहां पे बचाने के लिए। तो ये जो सेक्शन है, ये जो क्लॉज है एक्ट, ये डेफिनेशन इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती है। अब एक बात बताओ, जब ए के ऊपर हम केस चलाएंगे,
जब ए के ऊपर हम ट्रायल चलाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक जगह ए का मर्डर का केस चल रहा है, अच्छा मर्डर का अपराध हुआ है, चलो मर्डर का एक केस चलाते हैं, अच्छा ए ने हाउस ब्रेकिंग भी की है, क्रिमिनल ट्रेसपास भी किया है, अच्छा उसका अलग से केस चलाते हैं, अच्छा ए ने अपने आप को बचाने के लिए सबूतों को भी गायब किया है, एविडेंसेस को भी गायब किया है, चलो उसका अलग से केस चलाते हैं। ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा तो अपराधी क्रिमिनल पागल ही हो जाएगा अलग अलग जगहों पर भागता भागता कि यहां भी मेरा केस चल रहा है, वहां भी मेरा केस चल रहा है। नहीं, हम इन सारे एक्ट्स को, ए ने जो भी अपराध यहां पे किए हैं, इन्हें हम अलग अलग नहीं देखते हैं, वी सी देम टुगेदर। हम कैसे देखते हैं कि भाई ए मर्डर करने के लिए गया, मर्डर करते करते उसने बाकी सारे अपराध भी यहां पे कर दिए। अब जो अपराध आपको लग रहे हैं कि ए ने यहां पे किए हैं, सारे सेक्शन सारी धाराएं उसके ऊपर लगाओ, चार्जेस को फ्रेम करो और सबका जो एक साथ है ट्रायल चलाना शुरू करो। तो ये जो अलग अलग एक्ट यहां पे ए ने किए हैं बी का मर्डर करने के लिए, ठीक है, ये जो सीरीज ऑफ एक्ट यहां पे किए गए हैं, इनको हम क्या मान के चलेंगे, एक एक्ट ही मान के चलेंगे। ठीक है, ऐसा कहा जाएगा कि ए ने यहां पे एक्ट ऑफ मर्डर किया है, किसका, बी का, और उस मर्डर के एक्ट में उसने और बाकी जो एक्ट्स कर दिए हैं वो सारे लगा दिए जाएंगे और इकट्ठा ए का इन सभी एक्ट्स का, इन सभी सेक्शंस का इकट्ठा एक कॉमन ट्रायल यहां पे चलाया जाएगा। तो हम इन एक्ट्स को अलग अलग इंडिविजुअलिटी में नहीं देखेंगे कि हाउस ब्रेकिंग का अलग केस चलाओ, एविडेंस गायब करने का अलग केस चलाओ, क्रिमिनल ट्रेसपास का अलग केस चलाओ, नहीं, हमारे लिए वो एक सिंगल एक्ट ही है, एक सिंगल अपराध ही है, दैट इज मर्डर, जिसको करने के लिए बाकी के सारे अपराध यहां पे किए गए हैं, सीरीज ऑफ एक्शंस जो कि साथ में यहां पे परफॉर्म किए गए हैं। तो कभी कभार हो सकता है ऐसा कि एक्ट का मतलब होगा एक सिंगल एक्ट, क्योंकि तुमने हो सकता है सिंगल ही एक्ट किया हो, तुम सिर्फ मर्डर किए, तुमने और कुछ नहीं किया, नो हाउस ब्रेकिंग, नो क्रिमिनल ट्रेसपास, नो एविडेंस टैंपरिंग, नथिंग वाज डन। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एक अपराध करने के लिए तुम बहुत सारे अपराध कर दोगे, ठीक है, तुम सीरीज ऑफ एक्शंस कर दोगे, तुम सीरीज ऑफ एक्ट परफॉर्म कर दोगे, लेकिन हम उन सीरीज ऑफ एक्शंस या सीरीज ऑफ एक्ट को भी अलग अलग लेके नहीं चलेंगे, हम एक साथ लेके चलेंगे कि भाई दे ऑल वर पार्ट ऑफ द सेम एक्ट, दे ऑल वर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये डेफिनेशन आपके काम आती है ना। ऐसे इस डेफिनेशन को पढ़ो तो बहुत ही अजीब लगती है कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक्ट कैन बी अ सिंगल एक्ट ऑल्सो, इट कैन बी अ सीरीज ऑफ एक्ट ऑल्सो। नहीं, कहने का मतलब यह है बेसिकली कि जब इस तरीके से अपराध किया जाता है, उस पर्पस को समझने, उस कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए ये डेफिनेशन आपके काम आती है। ठीक है, अगले आ जाइए यहां पे क्लॉज नंबर 2 के ऊपर, जिसमें आपको एनिमल की डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। ठीक है, एनिमल का मतलब क्या होता है, देखो इंसानों को छोड़ के, है ना, ह्यूमन बीइंग को छोड़ के, मनुष्य को छोड़ के, ऐसी हर चीज जो जिंदा है, जो सांस ले रही है, चाहे इसमें तुम्हारे जानवर आ जाएं, चाहे इसमें तुम्हारी चिड़ियाएं आ जाएं, चाहे इसमें तुम्हारे कीड़े मकोड़े कॉकरोच सांप वगैरह आ जाएं, चाहे मछलियां आ जाएं, चाहे तुम्हारे बाकी चूहे इंसेक्ट्स वगैरह आ जाएं, हर वो चीज क्या माना जाएगा, एनिमल माना जाएगा। ठीक है, तो इंसानों के अलावा हर वो चीज जो जीती जागती है, जो सांस ले रही है, जिसको हम जिंदा मानते हैं कि ये जिंदा है ना, चींटी मारने के बाद ये कहते हो ना चींटी मर गई, कॉकरोच मर गया, तो हर वो चीज जिसको तुम जिंदा मान के चलते हो, जो तुम्हारे लिए जिंदा है, एग्जिस्ट करता है, जो तुम्हारे लिए सांस ले रहा है, इंसानों को छोड़ के वो सारी चीजें क्या मानी जाती हैं, एनिमल मानी जाती हैं। ठीक है, बस इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को एनिमल की डेफिनेशन में हम काउंट करके नहीं चलते हैं। क्लॉज नंबर 3 पे आ जाइए, इसमें आपको बताया है चाइल्ड। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि ये डेफिनेशन आपकी भारतीय न्याय संहिता में पहली बार ऐड की गई है। चाइल्ड जो डेफिनेशन है दूसरे लॉज में जरूर होती थी, जैसे पॉक्सो में भी है चाइल्ड की डेफिनेशन, लेकिन आईपीसी में पहले कभी चाइल्ड को डिफाइन नहीं किया गया था, तो चाइल्ड की पहली बार डेफिनेशन ऐड की गई है। तो चाइल्ड का मतलब बेसिकली क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो माइनर भी वही पर्सन होता है ना, वही व्यक्ति होता है जिसने 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं की है। द मोमेंट आप 18 साल के होते हैं, द मोमेंट आप 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट करते हैं, आप मेजर हो जाते हैं। तो मतलब 18 साल से कम उम्र का हर पर्सन क्या माना जाएगा, माइनर माना जाएगा। 18 साल से कम उम्र का हर पर्सन क्या माना जाएगा, चाइल्ड माना जाएगा। तो बेसिकली आप 17 ईयर्स 11 मंथ्स के हैं, लेट्स से कल आपका बर्थडे है,
आज आप 17 साल के हैं तो आज तक आप चाइल्ड माने जाएंगे। कल जैसे ही 12 बजा, कल जैसे ही आपका बर्थडे हुआ, जैसे ही आप 18 साल के टर्न हुए, अब आप चाइल्ड की डेफिनेशन से आउट हो जाएंगे। तो जब तक व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है वो चाइल्ड है, जैसे ही वो 18 साल का यहां पे हुआ आप चाइल्ड की डेफिनेशन से यहां पे बाहर चले जाओगे। ठीक है, क्लॉज नंबर 4 पे आ जाइए। इसमें आपको काउंटरफीट यानी कि कूट रचना या नकली सामान बनाने का मतलब समझाया गया है। अब देखो काउंटरफीट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, काउंटरफीट होता है किसी चीज की नकल करना। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, किसी चीज की नकल करना, किसी चीज का कॉपी बनाने की कोशिश करना। जैसे इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देती हूं, आई एम श्योर 100% आपने वो देखा होगा। मार्केट में जब आप पानी की बोतल लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो मार्केट में एक तो बहुत ही फेमस ब्रांड आता है जिसको हम सब बिस्लरी के नाम से जानते हैं, और एक ब्रांड आता है जो अपनी बोतलों पे लिखता है बिल्सरी। बेसिकली एस और एल को क्या कर दिया जाता है, इंटरचेंज कर दिया जाता है। बाकी बॉटल डिट्टो पूरी तुमको सेम देखने को मिलेगी, दोनों बॉटल्स का ढक्कन वो सेम सी ग्रीन कलर का होगा, दोनों बॉटल्स का जो बाहर का वो जो डिजाइन बने होते हैं बॉटल्स पे, प्लास्टिक बॉटल्स पे, वो तुमको सेम देखने को मिलेगा। उसके अलावा बॉटल पे यहां पे एक लेबल चिपका हुआ होता है, ये भी तुमको सेम देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट होगा। बिस्लरी वालों के लेबल पे भी एक ऊंट बना हुआ होगा, इनके लेबल पे भी एक ऊंट बना हुआ होगा, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, इसी को कहा जाता है काउंटरफीट। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम काउंटरफीट कहते हैं, कोई चीज नकली बनाना। अब यहां पे whosoever दिस पर्सन इज, जो भी आदमी है जो बिल्सरी बॉटल बना के बेच रहा है, या जैसे आप मार्केट में देखते हैं, है ना, मार्केट में एक आता है एडिडास का, एक आता है नाइकी का, एक आता है पूमा का रियल जूता, ओरिजिनल ब्रांड जो एक्चुअल में एडिडास, नाइकी या पूमा कंपनी के हैं। एक आता है यहां पे नकली फर्जी ब्रांड जो तुमको 200, 300, 400 रुपए में मिल जाते हैं। बनाए गए वो भी उनके एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। एडिडास ने कोई नया जूतों का मॉडल निकाला होगा, नाइकी ने निकाला होगा, पूमा ने निकाला होगा, हूबहू उनके जूते के डिजाइन को कॉपी करने की कोशिश की जाती है। जहां वो अपना लोगो लगाते हैं वहां पे ये भी अपना लोगो लगा देते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ऑल दिस इज कॉल्ड एज काउंटरफीट। जब आप कोई नकली चीज बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है, और उसको असली चीज से मिलाने की, असली चीज से रिजेंबल करवाने की कोशिश करते हो, जिसमें तुम कस्टमर को बेवकूफ बना सको। अब जैसे ये बिस्लरी वाला एग्जांपल मैंने दिया, बहुत सारे लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं, क्योंकि लाइक आई सेड ना कि बहुत ही बारीकी पे यहां पे खेला जाता है। अदरवाइज बाहर से देख रहे हो बॉटल पूरी सेम दिख रही है, दोनों बॉटल्स का हरा ढक्कन है, दोनों पे हरा लेबल चिपका हुआ है, सिर्फ स्पेलिंग को थोड़ा सा क्या कर दिया है, बदल दिया है, एस की जगह एल आ गया है, एल की जगह एस आ चुका है। तो जिसकी नजर पड़ गई, जिसने पकड़ लिया सो पकड़ लिया, अदरवाइज कस्टमर ये खरीद के आ जाता है कि अच्छा मैंने बिस्लरी की बॉटल खरीदी है, राइट। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं काउंटरफीट। कोई किसी असली चीज का, किसी ओरिजिनल चीज का कोई नकली कॉपी बनाने की कोशिश करना। और देखो सिंपल सी बात है, कोई भी आदमी ये काउंटरफीट वाली हरकत क्यों करेगा, वाई वुड यू काउंटरफीट, आप क्यों नकली सामान बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि क्लियर सी बात है आप लोगों को धोखा देना चाहते हो, यू आर ट्राइंग टू डिसीव पीपल। भाई ऐसे फ्री फोकट में, फर्जीवाड़े में तो कोई नकली सामान नहीं बनाता ना, असली चीज का कॉपी करके। आप बेसिकली लोगों को ठगना चाह रहे हो, लोगों को बेवकूफ बनाना चाह रहे हो। अब सोचो ये जो भी पर्सन है जो बिल्सरी बना के बेचता है, सोचो कितनी दिन की कमाई करता होगा, ये कितने कस्टमर्स को डेली बेसिस पे ठग रहा होगा। ऐसे कितने लोग होंगे जो बिस्लरी खरीद रहे हैं, बिल्सरी खरीद रहे हैं उसको बिस्लरी समझ के यहां पे। तो नो डाउट ना कस्टमर्स को ठग रहा है, लोगों को ठग रहा है, और लोगों को ठग के पैसे बना रहा है। यही तो उसका एजेंडा था नकली सामान बनाने के पीछे, काउंटरफीट करने के पीछे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी पर्सन को लाइबल ठहराना चाहते हैं, अगर आप किसी पर्सन कोई, जैसे मान लो तुम मुझसे कहना चाहते हो, तुम मेरे ऊपर ये आरोप लगाना चाहते हो, तुम मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाना चाहते हो कि मैडम तुमने काउंटरफीट किया है, तुमने नकली सामान बनाया है यहां पे। तो हमने क्या पढ़ा था,
याद करिए जब हम यहाँ पे मेंस रिया और एक्ट्रेस रिया पढ़ रहे थे, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी अपराध में मेंस रिया की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको क्लियरली सेक्शन के अंदर में दी गई होगी। सेक्शन क्लियरली बताएगा कि मुझे कौन सा मेंस रिया यहां पे चाहिए। अब जैसे काउंटर फीट को अगर आप पढ़ोगे, काउंटर फीट में क्लियरली आपको दिया गया है कि आप या तो इसे साबित कर सकते हैं इंटेंशन दिखा के, ये किसी पर्सन का इंटेंशन है, किसी पर्सन का जो है यहां पे इंटेंशन है, किसी पर्सन का इरादा है आपको धोखा देने का, या फिर ये कह रहे हैं कि अगर चलो इंटेंशन ना भी है तो नॉलेज तो होगी ना कि आपके ऐसा करने से सामने वाला पर्सन धोखा खा सकता है। तुम अगर ये बिलसरी वाले आदमी के ऊपर केस करना चाहो कि तुम ठग रहे हो लोगों को, तुम बेवकूफ बना रहे हो यहां पे लोगों को, ठीक है, तो या तो आप ये साबित कर दो कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहा था, इसका इंटेंशन ही था, तभी इसने बिस्लरी की नकली कॉपी बिलसरी बनाई और ये नकली बॉटल की कॉपी बना के ये ठगना ही चाह रहा था लोगों का, दिस वाज हिज इंटेंशन इन द फर्स्ट प्लेस। या तो तुम ये साबित कर सकते हो, या फिर अब मैंने क्या कहा था कि भाई इंटेंशन साबित करने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंटेंशन जो है उसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस आपको चाहिए होते हैं, है ना। तो चलो इंटेंशन नहीं भी साबित कर पाओगे तो हम क्या करेंगे, हम इस बिलसरी वाले आदमी को नॉलेज वाला पार्ट दिखा के, नॉलेज वाला इसका मेंजरिया साबित करके हम इसको पनिश कर देंगे। मान लो ये बिलसरी वाला आदमी कहता है कि नहीं नहीं मैंने जानबूझ के नहीं किया और मेरा किसी को ठगने का, मेरा किसी को बेवकूफ बनाने का इरादा नहीं था। हम बोल देंगे चल ठीक है, नहीं था तेरा इरादा किसी को ठगने का, लेकिन तेरे को इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि बिस्लरी का तुम सेम बॉटल का कॉपी बनाओगे, है ना, हरा ढक्कन रखोगे, सेम बॉटल को डिजाइन करोगे, सेम वैसा हरा लेबल चिपकाओगे, हरे लेबल पे तुम भी ऊंट का डिजाइन बनाओगे, तुम बस स्पेलिंग को यहां पे बदल दोगे, कस्टमर वो स्पेलिंग को नहीं देख पाएगा और बिलसरी खरीद के चला जाएगा बिस्लरी समझ के। इतना तो तुमको पता होगा ना, इतना तो तुम्हारा दिमाग दौड़ रहा होगा कि कस्टमर बेवकूफ बन सकता है, लोग धोखा खा सकते हैं। तो अगर इतना तुमको समझ में आ रहा था, दैट मीन्स यू हैड द नॉलेज कि तुम्हारे ये नकली सामान बनाने से लोग धोखा खाएंगे, लोगों को डिसीव होगा। तो मतलब ये डेफिनेशन हमें ये चीज भी बताती है ना, ये डेफिनेशन हमें ये चीज भी बताती है कि किसी पर्सन ने अगर काउंटरफीट किया है, किसी पर्सन ने अगर नकली कोई चीज बनाई है, तो उसने सिर्फ नकली चीज बनाई है, ये हमेशा जरूरी नहीं है काफी होगा उसको पनिश करने के लिए। किसी ने नकली चीज बनाई है और नकली चीज बना के वो लोगों को ठगना चाहता था, बेवकूफ बनाना चाहता था, इसका मेंजरिया भी आपको साबित करना पड़ेगा। और मेंजरिया क्या दिया हुआ है सेक्शन में कि मेंजरिया इंटेंशन भी हो सकता है, नॉलेज भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कोई पर्सन इंडिया की करेंसी झूठी बना दे, फेक इंडियन करेंसी कोई पर्सन अगर बनाता है और वो कहे कि अरे मेरे को नहीं पता था कि फेक इंडियन करेंसी बना के मैं लोगों को ठग लूंगा, मेरा लोगों को ठगने का कोई इरादा नहीं था। लॉ बोलेगा ठीक है, चल नहीं होगा तेरा इरादा लोगों को ठगने का, एवं तुम शौक शौक में बनाते होंगे झूठी इंडियन करेंसी, लेकिन तुमको इतना तो समझ में आ रहा था ना कि ये फेक करेंसी जो तुमने इंडियन करेंसी की हूबहू कॉपी बनाई है, ये करेंसी नोट्स अगर बाहर जाएंगे मार्केट में तो आम आदमी, कॉमन आदमी इसको नहीं समझ पाएगा और वो नकली नोट को असली नोट की तरह चलाने की कोशिश करेगा और सामान खरीदने की कोशिश करेगा और लोगों के साथ यहां पे ठगी होने लगेगी। इतना तो तुम कैलकुलेट कर पा रहे होगे ना कि हर आदमी असली और नकली नोट में अंतर नहीं कर पाता है अगर बहुत एकदम कॉपी करके सामान को यहां पे बनाया जाए, ठीक है। तो इंटेंशन या नॉलेज दोनों से आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन ने काउंटरफीट किया है, नकली सामान बनाया है और उसका वो नकली सामान बनाने के पीछे या तो इंटेंशन था लोगों को धोखा देने का, या फिर आप नॉलेज साबित कर सकते हो कि चल इंटेंशन नहीं था तो तेरे को समझ में तो आ रहा होगा कि लोग इससे धोखा खा सकते हैं। तो दोनों चीजें दिखा के आप काउंटरफीट साबित कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 आपको याद रखना है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को काउंटरफीट के अपराध के लिए पनिश करने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट हूबहू डिट्टो कोई चीज बनाए। अब ये जैसे बिलसरी वाला ये डिफेंस ले सकता है यहां पे कि सर मैंने हूबहू कॉपी कहां किया। हूबहू कॉपी तो ये होता कि वो लोग भी अपनी बॉटल पे बिस्लरी लिखते हैं, मैं भी बिस्लरी लिख देता। ये बोलेगा सर मैं तो बिलसरी लिखता हूं, मैंने एग्जैक्ट कॉपी कहां किया। तो भाई एग्जैक्ट कॉपी चाहिए भी नहीं होता है ना, एग्जैक्ट कॉपी चाहिए भी नहीं होता है यहां पे, जब तक अगर एक क्लोज रिजेंबलेंस दिख रहा है,
अगर तुम थोड़ा बहुत बदलाव करके भी लोगों को ठग पा रहे हो, तुम लोगों को बेवकूफ बना पा रहे हो, तो उतना काउंटरफीट के लिए काफी होता है। कोई ये नहीं कह रहा कि काउंटरफीट तभी माना जाएगा, नकली सामान बनाना तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब वो ओरिजिनल का एग्जैक्ट कॉपी दिखना चाहिए। ओरिजिनल का कॉपी नहीं भी है, लेकिन दोनों चीजों में अगर बहुत ज्यादा क्लोज रिजेंबलेंस है कि आदमी बहुत आसानी से दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, तो उतना भी काफी होता है क्या करने के लिए, काउंटरफीट करने के लिए। आइडेंटिकल का एकदम मतलब ओरिजिनल का एकदम आइडेंटिकल कॉपी बनाया जाए तभी काउंटरफीट माना जाएगा। दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू यहां पे, ठीक है। जैसे कि मान लो तुमने एक 500 रुपए का नोट बनाया। अब इंडियन गवर्नमेंट नो डाउट जब 500 रुपए का नोट यहां पे बनाती है, बहुत ज्यादा एफर्ट पुट इन करती है, बहुत सारे उसमें चीजें वगैरह जो हैं वो लगाई जाती हैं, सो दैट मतलब इंडियन करेंसी नोट्स की ऑथेंटिसिटी जो है वो बनी रहे, ठीक है। तुम इंडियन करेंसी नोट का जो है कॉपी बनाने की कोशिश करते हो, तुमने कॉपी बनाई। अब हो सकता है तुमने एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाई, जो ओरिजिनल 500 रुपए का नोट है, ओरिजिनल जो आपका 100 रुपए का नोट है, उसमें कुछ चीजें होती होंगी, बारीकियां जो तुमने मिस कर दी। लेकिन फिर भी अगर कोई कॉमन मैन को वो नोट दिए जाएंगे 100 रुपए के, ठीक है, उन दोनों 100 रुपए के नोट में इतना ज्यादा क्लोज रिजेंबलेंस है कि वो कॉमन आदमी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा है कि कौन सा वाला ओरिजिनल है, कौन सा वाला फेक है। तो मतलब पर्पस तो सॉल्व हो गया ना तुम्हारा, ठग लिया ना लोगों को, धोखा दे दिया ना लोगों को। तो भाई दिस इज काउंटरफीट, ठीक है, दिस इज काउंटरफीट, दिस इज इनफ। यहां पे ये जो है आपका काफी मान लिया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे ये है आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 2। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो है आपका, ये बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है। यूजुअली जो आपके क्रिमिनल केसेस होते हैं, है ना, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, यानी कि आरोपी की, अपराधी की, जो एक्यूज की ऑपोजिट पार्टी होती है, उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। उन्हें यह साबित करना होता है कि अपराधी ने अपराध किया है, क्रिमिनल ने ऑफेंस किया है, उसने यहां पे गलत चीज की है। आपको उसके जो है यहाँ पे आपको जो है उसके एविडेंसेस, सबूत वगैरह लेके आने होते हैं उस पर्सन को पनिश करने के लिए यहां पे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, प्रोसिक्यूशन पे होता है, एक्यूज की ऑपोजिट वाली पार्टी के ऊपर होता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो है आपका, इसकी ऑपोजिट बात कहता है, ठीक है, इसकी उल्टी बात कहता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये कहता है कि देखो, अगर हमारे सामने कभी ऐसा कोई पर्सन आएगा जिसके ऊपर आरोप लगा है कि भाई तू नकली सामान बना के बेचता है, तू काउंटरफीटिंग करता है, तू लोगों को ठगता है, तो हम बेसिकली ऐसा मान लेंगे कि तू लोगों को ठग ही रहा था, तुम लोगों के साथ काउंटरफीट कर ही रहे थे, हम ऐसा मान के चल लेंगे, हम यही प्रिज्यूम करके चलेंगे। लेकिन अगर तुमको ऐसा लगता है, मतलब जो आदमी काउंटरफीटिंग कर रहा था, यानी कि जो आरोपी है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा था, ठीक है, मैंने नकली सामान यहां पे बनाया है ना, मैंने जो है काउंटरफीटिंग यहां पे की, लेकिन मेरा किसी को ठगने का इंटेंशन नहीं था, है ना, मेरा किसी को ठगने का इंटेंशन यहां पे नहीं था। तो लॉ सेज कि अगर नहीं था तो भाई तेरे पास खुला ओपन ग्राउंड अवेलेबल है, द कोर्ट रूम इज ओपन टू यू, प्रूव इट। एक्यूज को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं नकली सामान बना रहा था, मैं फेक चीज जो है वो बना रहा था, बट माई इंटेंशन, माई नॉलेज वॉज नॉट टू डिसीव एनीबडी, मेरा पर्पस किसी को धोखा देने का, किसी को चीट करने का नहीं था। लॉ कहता है अगर ऐसा था तो आप इस चीज को प्रूफ करिए, अदरवाइज हमारे सामने अगर ये केस आएगा, ठीक है, हमारे सामने अगर ये केस आएगा जहां पे हम ये देख पाएंगे कि कोई नकली चीज है और वो नकली चीज किसी असली चीज की कॉपी बनाने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है, तुम बेसिकली कुछ फेक काउंटरफीट माल बना रहे थे, किसी चीज को कॉपी मारने की कोशिश कर रहे थे, तो भाई अपन तो यही समझेंगे कि, क्योंकि आप मुझे लॉजिकली बताओ ना, लॉजिकली कोई भी आदमी किसी असली चीज का नकली सामान क्यों बनाएगा, ठीक है, अनलेस आपका इंटेंशन या आपका पर्पस किसी को धोखा देने का नहीं है। तो लॉ कहता है कि हमें भी बता दो ना, हम क्यों ना माने ये चीज कि तुम धोखा देने की कोशिश कर रहे थे लोगों को। तो लॉ सेज कि वी विल प्रिज्यूम कि चीटिंग, डिसीविंग समबडी, डूइंग अ फ्रॉड विद समबडी वाज योर होल एंड सोल इंटेंशन, यही आपका पर्पस था। हाँ ठीक है, आपको लगता है कि नहीं सर मेरा धोखा देने का ना तो इंटेंशन था, ना मुझे पता था,
तो आप प्रूफ कर दीजिए इस चीज को। अदरवाइज वी विल प्रिज्यूम, अदरवाइज वी विल कंसिडर दिस थिंग कि भाई तुम धोखा देने के लिए ही ये नकली काउंटरफीट सामान जो है वो बना रहे थे। ठीक है, चलिए क्लॉज नंबर 4 तक सबको क्लियर है? जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर? क्लॉज नंबर 4 तक सारी डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई? मतलब काउंटरफीट क्लियर है? काउंटरफीट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आगे भी जो सेक्शंस हमको पढ़ने हैं उसमें काउंटरफीट समझना जरूरी होता है, जो हम अपराध वगैरह पढ़ते हैं। एंड यहां से कभी कभार शॉर्ट नोट जो है उस टाइप का भी सवाल आपसे आ जाता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए काउंटरफीट को भी वी हैव टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा इसको ऊपर ऊपर से ना करके थोड़ा सा हमको इसको डिटेल में जाके देखना पड़ता है। ऑलराइट, चलिए सो कल हम रिज्यूम करेंगे जो हमारी कोर्ट की डेफिनेशन है, कल हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो आपकी कोर्ट रूम वाली यहाँ पे डेफिनेशन हो जाती है। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज कि आप में से अगर कोई जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के किसी भी बैच या किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, जस्ट अ सेकेंड। या सो लाइक आई वाज सेइंग कि अगर आप में से कोई भी जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के किसी भी बैच या किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, सो देर आर मल्टीपल बैचेस, देर आर मल्टीपल एग्जाम्स जिनकी इनफैक्ट तैयारी प्रिपरेशन आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे करवाई जा रही है। सो आप अगर पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे जाके बेसिकली आप जुडिशरी वाले सेगमेंट में अगर जाके देखोगे तो चाहे आपके जुडिशरी के बैचेस हो गए, चाहे आपके एपीओ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बैचेस हो गए, इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे जो अभी एसबीआई की वैकेंसी आई है लॉ ऑफिसर की, एसबीआई लॉ ऑफिसर की वैकेंसी हो गई, आईबीपीएस हो गया, इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे लिटिगेशन ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हो कोर्ट रूम प्रैक्टिस के पर्पज से, राइट, या फिर अगर हम बात करते हैं AIB 22, सो AIB 22 जो आपका दिसंबर में होने वाला है, तो सभी काफी सारे एग्जाम्स हैं। अगेन यू कैन सी एज पर व्हाट यू आर टारगेटिंग, आपका क्या एंड गोल है, क्या आपका एम है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से यू कैन एक्सप्लोर आवर बैचेस अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो। सो आई सी यू गाइज टुमारो एट द सेम टाइम यहाँ पे। मैं सान्या पे वेट, आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सान्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सान्या एंड एवरीबडी एल्स हु इज आस्किंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, उसमें साफ लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू गेट फ्री क्लास नोट्स। ठीक है, तो वहां पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, और बैच के बारे में अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो वहां पे नंबर भी आपको दिया हुआ है, उस पर कॉल करके आप बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।